इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं सीपीयू क्या है और ये क्या काम करता है। जब भी हम कंप्यूटर की बात करते हैं तो एक शब्द सबसे ज़्यादा सुनने में आता है, वो है सीपीयू। यदि आप कंप्यूटर के क्षेत्र में इंटरेस्ट रखते हैं तब ये शब्द आपको अक्सर सुनाई देगा। तो सीपीयू क्या होता है? सीपीयू, जिसे हम कंप्यूटर का ब्रेन कहते हैं, एक प्रकार की प्रोसेसिंग डिवाइस है जो आपके द्वारा कंप्यूटर में इनपुट की गई जानकारी को प्रोसेस करके उसका परिणाम आपको देती है। सीपीयू एक बिल्कुल इंसान के दिमाग के बिना हम कुछ नहीं कर सकते, वैसे एक कंप्यूटर या कोई भी गैजेट्स सीपीयू के बिना एक भी प्रोसेस नहीं कर सकता है। कंप्यूटर जो भी कार्य करता है उसमें सीपीयू का इम्पॉर्टेंट रोल होता है, इसलिए कंप्यूटर का सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। आजकल सीपीयू को प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर जैसे नामों से भी जाना जाता है। ये प्रोसेसर कई प्रकार के होते हैं। आपने सुना होगा डुअल कोर या क्वाड कोर, तो ये सीपीयू के विभिन्न प्रकारों के नाम हैं। इसके अलावा प्रोसेसर कंप्यूटर की बेटर परफॉर्मेंस के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है। एक कंप्यूटर की कैपेसिटी पूरी तरह से सीपीयू पर डिपेंड होती है। अगर आप एक फास्ट कंप्यूटर पर वर्क करना चाहते हैं तो उसके लिए आपको सीपीयू के बारे में जानकारी होना अति आवश्यक है। इस वीडियो में हम आपको बताएंगे प्रोसेसर या सीपीयू किसे कहते हैं, कंप्यूटर में कहाँ स्थित होता है और सीपीयू का क्या वर्क होता है। तो चलिए बिना समय गंवाए हम सबसे पहले जानते हैं सीपीयू क्या है, फिर इसके बाकी कंपोनेंट्स की हम बात करेंगे। तो सीपीयू क्या है? सीपीयू की फुल फॉर्म है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, जिसे प्रोसेसर या माइक्रो प्रोसेसर भी कहते हैं, और इसे अक्सर कंप्यूटर का ब्रेन भी कहा जाता है। इसका मेन वर्क कंप्यूटर को दिए गए इंस्ट्रक्शंस को प्रोसेस करना और कंप्यूटर पर किए जाने वाले वर्क और प्रोसेस सीपीयू द्वारा किसी न किसी फॉर्म में की जाती है। टेक्नोलॉजी की लैंग्वेज में सीपीयू कंप्यूटर का वो हार्डवेयर है जो सभी अर्थमेटिकल, लॉजिकल और इनपुट आउटपुट ऑपरेशंस को कंट्रोल करता है। सो ईच ऑपरेशन और ईच वर्क हम अपने कंप्यूटर में एवरी ऑपरेशन या वर्क जो हम अपने कंप्यूटर में करते हैं उसे सीपीयू द्वारा प्रोसेस करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि मान लीजिए हमें 2 नंबर्स को ऐड कर रहे हैं, तो 2 नंबर्स को ऐड करने के लिए हम जनरली कैलकुलेटर का यूज़ करते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम कीबोर्ड के माध्यम से उन नंबर्स को एंटर करेंगे। अब कीबोर्ड कंट्रोलर उस इंफॉर्मेशन या डेटा को बाइनरी कोड 0 और 1 में बदल देगा। ये इसलिए क्योंकि कंप्यूटर बाइनरी नंबर पर काम करता है। जब ये डेटा सीपीयू तक पहुंचता है तो इसमें बहुत कंपोनेंट्स होते हैं, जैसे कि सबसे पहले एएलयू इसमें जो मौजूद होता है, जो सभी मैथमेटिकल और लॉजिकल ऑपरेशंस के लिए रिस्पॉन्सिबल है। इस नंबर को जोड़कर रिज़ल्ट आपकी स्क्रीन पर डिस्प्ले कर देता है। तो कुल मिलाकर प्रोसेसर या सीपीयू सभी प्रोसेस को एग्जीक्यूट करने के लिए जिम्मेदार हैं। अब जब इतना लोड सीपीयू पर है तो वो अक्सर गर्म हो जाता है। इसी हीट से बचने के लिए सीपीयू के ऊपर कूलिंग फ़ैन लगाया जाता है। एक कंप्यूटर में सीपीयू आपको मदरबोर्ड में मौजूद सीपीयू सॉकेट में लगा हुआ दिखाई देगा। देखने में ये एक स्क्वायर शेप की चिप होती है जो हज़ारों ट्रांजिस्टर्स की पतली परत से मिलकर बनी होती है। इन ट्रांजिस्टर्स की मदद से प्रोसेसर किसी पेरिफेरल डिवाइस जैसे कीबोर्ड, माउस एटसेट्रा कंप्यूटर प्रोग्राम से इनपुट रिसीव करता है और उसकी प्रोसेसिंग करने के बाद आउटपुट डिवाइसेस को रिजल्ट्स भेज देता है। तो दुनिया में जो सबसे पहला सीपीयू था वो 1970 के दशक में इंटेल कंपनी के थ्रू डेवलप किया गया था। तब से लेकर आज तक इसके डिज़ाइन और इम्प्लीमेंटेशन में काफ़ी चेंजेस आ चुके हैं, लेकिन फंडामेंटल ऑपरेशन वही है। फंडामेंटल ऑपरेशन में कोई चेंजेस नहीं आया है। फंडामेंटल ऑपरेशन में इनपुट दे के प्रोसेस करना, आउटपुट लेना, ये उसका वर्क आज भी है। टेक्नोलॉजी चेंज हो गई है, सीपीयू में काफ़ी अपग्रेडेशन हो चुका है। सो कंप्यूटिंग पावर के संदर्भ में अगर हम बात करें, सीपीयू एक कंप्यूटर सिस्टम का सबसे इम्पॉर्टेंट एलिमेंट होता है। प्रोसेसर को
इम्पॉर्टेंट बनाने में इसके कंपोनेंट्स का सबसे बड़ा रोल होता है। तो चलिए उनके बारे में जान लेते हैं। सबसे पहले इसमें अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट, जिसे हम शॉर्ट में ALU भी कहते हैं, इसका सबसे इम्पॉर्टेंट रोल होता है। CPU के अंदर सभी अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेशंस को करने के लिए ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। CPU द्वारा किए जाने वाले सभी कैलकुलेशंस जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन और कंपैरिजन, इन सभी प्रोसेसिंग करने का काम अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट का होता है। इसे CPU का इम्पॉर्टेंट पार्ट माना जाता है। ALU को कोर ऑफ द CPU भी कहा जाता है। एक कंप्यूटर कितना भी तेज वर्क क्यों ना करे, बट ये CPU पर ही डिपेंड करता है कि वो कितनी फास्ट वर्किंग है उसकी। अक्सर आपने एक कंप्यूटर को ख़रीदते समय ये ज़रूर सुना होगा कि प्रोसेसर कैसा है इसका, सिंगल कोर है, डुअल कोर है, i3 है, i4 है। तो यहाँ पर जो कोर का मतलब होता है वो सीधे ALU से संबंध रखता है। दूसरा सबसे इम्पॉर्टेंट पार्ट होता है कंट्रोल यूनिट, सो CU, इसे शॉर्ट में हम CO भी कहते हैं। CPU का एक प्रमुख कंपोनेंट ये भी होता है, ये कंप्यूटर में होने वाले सभी ऑपरेशंस को कंट्रोल और डायरेक्ट करने का काम करता है। मींस जैसे हम कोई इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को दे रहे हैं तो उसको कहाँ ले जाना है, कब प्रोसेस करना है, कहाँ स्टोर करना है, किस कंपोनेंट पे हमें इसका आउटपुट देना है, तो ये सारा कंट्रोल यूनिट के माध्यम से होता है। सो एक इजी लैंग्वेज में अगर हम बात करें तो इनपुट किए गए इंस्ट्रक्शंस या डेटा को कंप्यूटर सिस्टम की सेकंड यूनिट तक ट्रांसफ़र करने का काम कंट्रोल यूनिट का होता है। इसके लिए सबसे पहले मेमोरी रजिस्टर से इंस्ट्रक्शंस को रिसीव करता है, उसको इंटरप्रेट करने के बाद इंस्ट्रक्शंस के अकॉर्डिंग डिफरेंट यूनिट तक ट्रांसमिट करने का काम करता है। ये सिस्टम क्लॉक की डायरेक्शन में काम करता है, जिसकी वजह से ये सुनिश्चित हो पाता है कि डेटा उसके सही स्थान पर पहुंच रहा है या नहीं। नेक्स्ट कंपोनेंट्स है रजिस्टर्स या मेमोरी यूनिट। मेमोरी यूनिट CPU की एक टेम्परेरी स्टोरेज यूनिट होती है, जहां प्रोसेसिंग के लिए प्राप्त डेटा या निर्देशों को स्टोर किया जाता है। ये इन्फॉर्मेशन को बिट्स की फॉर्म में रखता है। बिट जो कि सबसे छोटी मेजरमेंट यूनिट कंप्यूटर की होती है। CPU में रजिस्टर अलग अलग कैपेसिटी के होते हैं, जैसे 2 बिट रजिस्टर, 4 बिट रजिस्टर या 8 बिट रजिस्टर एट्सेट्रा। इस मेमोरी यूनिट में रखे डेटा को कंट्रोल यूनिट प्रोसेसिंग के लिए ALU तक ले जाता है। ये मेमोरी एक कंप्यूटर मेमोरी नहीं होती, बल्कि इसे CPU की लोकल स्टोरेज भी कहा जाता है। जो प्रोसेस किए जा रहे हैं डेटा को होल्ड करके वो रखता है। इन रजिस्टर्स के कई डिफरेंट पार्ट्स होते हैं, जैसे कि मेमोरी एड्रेस रजिस्टर, कंप्यूटर में मेमोरी एड्रेस रजिस्टर MAR से शॉर्ट में बोलते हैं। जब कंप्यूटर मेमोरी से डेटा प्रोसेसिंग के लिए CPU के पास आता है तो उसका एक एड्रेस होता है। उन एड्रेस को स्टोर करने के लिए MAR का उपयोग किया जाता है। सेकंड, मेमोरी डेटा रजिस्टर MDR, ये मेमोरी से डेटा रिसीव करके इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करता है। प्रोग्राम काउंटर PC, ये रजिस्टर्स आने वाले नेक्स्ट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। करेंट इंस्ट्रक्शंस रजिस्टर CIR, प्रोसेसर द्वारा डिकोड और एग्जीक्यूट किए जा रहे करेंट इंस्ट्रक्शंस को होल्ड करके रखता है। एक्यूमुलेटर रजिस्टर AR, जब कोई प्रोग्राम या निर्देश CPU द्वारा सेंड किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है, उस प्रोसेस का जब रिज़ल्ट निकलता है तो उसे ये AR ही होल्ड करके रखता है। इसमें सिस्टम बसेस भी होती हैं। सिस्टम बसेस का मेन वर्क होता है डेटा को मैनेज करना। प्रोसेसर और मेमोरी के बीच में डेटा को ले जाने के लिए इन सिस्टम्स बसेस का उपयोग होता है। ये केबल और कनेक्टर से बना एक पाथ वे है। कंप्यूटर सिस्टम के वेरियस कंपोनेंट के बीच में डेटा कंट्रोल सिग्नल्स का आदान प्रदान हो सके, इसलिए ये बसेज एक कम्युनिकेशन पाथ के रूप में कार्य करती हैं, जैसे डेटा बसेज, एड्रेस बसेज, कंट्रोल बसेज। सो कंप्यूटर सिस्टम में 3 तरह की बसेज होती हैं: डेटा, कंट्रोल, एड्रेस। डेटा बस का काम है इंस्ट्रक्शंस या डेटा को एक एड्रेस पे ले जाना। डेटा बस का काम है मेमोरी और प्रोसेसर के बीच डेटा को ले जाना। कंट्रोल बस का काम है जितने भी सिग्नल मिलते हैं
उनको कंट्रोल करना। अगर हम CPU के टाइप्स की बात करें तो जब भी हम कोई नया कंप्यूटर परचेज करते हैं या उसे खुद असेंबल्ड करते हैं तो उसके लिए प्रोसेसर का चूज करना सबसे इम्पॉर्टेंट होता है, क्योंकि प्रोसेसर एक ऐसा पार्ट होता है जिससे कंप्यूटर की स्पीड और वर्किंग कैपेसिटी निर्धारित की जाती है। क्योंकि आप जानते हैं कि CPU यानी प्रोसेसर कंप्यूटर के सभी इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट्स को हैंडल करता है। एक कंप्यूटर सिस्टम की परफॉर्मेंस उसके प्रोसेसर पर ही निर्भर करती है। आगे हम जानेंगे टाइप्स ऑफ CPU। अब CPU में जैसे कि अभी हमने जस्ट आपको बताया है सिंगल कोर CPU। इस प्रकार के CPU एक समय में सिर्फ एक प्रोसेस को एग्जीक्यूट कर पाते हैं। सिंगल कोर यानी प्रोसेसर की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा नहीं होती। ये काफ़ी पहले यूज़ किए जाते थे, जिन कंप्यूटिंग डिवाइसेस में सिंगल कोर CPU लगे होते हैं उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी नहीं होती, स्पेशली जब हम मल्टीटास्क परफॉर्म करते हैं। बट एक से अधिक प्रोग्राम या एप्लीकेशन चलाने पर आप देखेंगे उनकी प्रोसेसिंग कैपेसिटी स्लो होने लगेगी। प्रोसेसर में सिंगल कोर होने के कारण एक ऑपरेशन पूर्ण होने के बाद ही दूसरे का नंबर आता है। इससे दूसरे ऑपरेशंस की प्रोसेसिंग के लिए हमें वेट करना पड़ता है। इस प्रकार के CPUs की परफॉर्मेंस इनकी क्लॉक स्पीड पर डिपेंड करती है, जो उनकी पावर का मेजरमेंट। डुअल कोर, तो नाम से ही आपको पता चल रहा होगा डुअल कोर यानी कि इसमें 2 कोर्स होते हैं। हम ये कह सकते हैं कि इस प्रकार के जो CPUs में 2 प्रोसेसर की क्षमता होती है, क्योंकि डुअल कोर CPU में 2 CPU की क्षमता होती है तो वे सिंगल कोर के कंपैरिजन में एक से अधिक ऑपरेशंस को परफॉर्म कर लेते हैं। नेक्स्ट क्वाड कोर, इसका मतलब है 4 कोर्स वाले प्रोसेसर, यानी कि एक से अधिक प्रोग्राम मीन्स 2 से भी अधिक और 3 से भी अधिक, मिनिमम 4 प्रोग्राम्स को हम एक साथ एग्जीक्यूट कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि एक कंप्यूटर सिस्टम का वर्कलोड 4 CPU के पास डिवाइड हो जाता है। आजकल के मल्टीटास्किंग माहौल में इस टाइप्स के CPU अधिक देखने को मिलते हैं। कंप्यूटर पर चलने वाले प्रोग्राम व ऑपरेटिंग सिस्टम क्वाड कोर CPU की क्षमताओं का उपयोग कर पाए, इसके लिए उनमें से एक खास प्रकार का कोड होता है जिसे SMT कोड बोलते हैं। सिमुलटेनियस मल्टी थ्रेडिंग टेक्नोलॉजी के नाम से जाना जाता है। इस प्रकार के CPUs मल्टी प्रोसेसर आर्किटेक्चर पर काम करते हैं। कंप्यूटर का ब्रेन कहे जाने वाले CPU आजकल कई अलग अलग मॉडल्स में भी अवेलेबल हैं। ये मॉडल्स खासकर इंटेल और AMD जैसी फेमस कंपनीज द्वारा बनाए गए हैं, जिनमें कुछ CPU के मॉडल्स दिए हुए हैं। आपने सुना होगा कोर क्लास में i3, i5, i7 एंड i9। इंटेल ने 2008 में कोर i सीरीज की शुरुआत की थी। इस मॉडल ने पहले उपयोग में होने वाले कोर 2 डियो या डुअल कोर सोलो CPUs की जगह ली थी। ये सभी प्रोसेसर मॉडल्स अलग अलग परफॉर्मेंस वाले सिस्टम के लिए बनाए गए। यदि आप इंटेल के इन मॉडल्स का उपयोग में लेना चाहते हैं तो आपको इनके बीच का डिफरेंस पता होना चाहिए। जैसे कोर i, इस प्रोसेसर मॉडल को कैजुअल यूजर और बजट गेमर के लिए डिज़ाइन किया गया है। i3 प्रोसेसर आमतौर पर 4 कोर्स और 4 थ्रेड पर डिपेंड होता है। i5 इसमें 6 कोर्स और 6 थ्रेड होते हैं। इसमें हैवी यूजर्स काम कर सकते हैं, मींस कॉमर्शियल सेक्टर में इनका सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाता है जहां पर हैवी वर्कलोड होता है। नेक्स्ट i7, इस CPU मॉडल में कोर i5 की तरह 6 कोर्स होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ थ्रेड्स ज़्यादा होते हैं, जिसकी वजह से हैवी CPU यूजेज और मल्टीटास्किंग में भी काफ़ी मदद करता है। अगर आप हाई लेवल कंप्यूटर सिस्टम चाहते हैं तो कोर i7 एक बेहतरीन विकल्प है। ये कैसे काम करता है ये जानना काफ़ी दिलचस्प है। आज हमारे पास अलग अलग परफॉर्मेंस वाले CPUs उपलब्ध हैं, लेकिन किसी भी टास्क को करने के लिए एक ही तरीके का पालन करते हैं। जब किसी प्रोग्राम या इनपुट डिवाइस के माध्यम से CPU को इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं तो उन्हें कंप्लीट करने के लिए एक CPU 3 चरणों में काम करता है, जिसमें फैच, डिकोड और एग्जीक्यूट करने की प्रक्रिया शामिल है। या हम ये कह सकते हैं इंस्ट्रक्शन, प्रोसेस, आउटपुट। इंस्ट्रक्शन मीन्स फैच, प्रोसेस मीन्स दिए गए डेटा को डिकोड करना, मीन्स बाइनरी में चेंज करना। फैच, इस प्रोसेस में CPU द्वारा इंस्ट्रक्शन को रिसीव किया जाता है। ये इंस्ट्रक्शंस बाइनरी नंबर की सीरीज में होते हैं और रैम से CPU को दिए जाते हैं। CPU एक निर्देश को
सीधे रिसीव नहीं करता है, बल्कि सबसे पहले मेमोरी में उस इंस्ट्रक्शंस को कई सेट्स में अलग किया जाता है, यानी कि एक बड़े ऑपरेशन के कई छोटे छोटे ब्लॉक्स बना देता है, जिसके बाद सीपीयू एक एक करके उन इंस्ट्रक्शंस के टुकड़ों को रिसीव करता है। अब जो इंस्ट्रक्शंस छोटे छोटे सेट्स में डिवाइड होते हैं, तो सीपीयू कैसे पता करे कि पहले प्राप्त किए गए इंस्ट्रक्शंस का नेक्स्ट पार्ट कौन सा होगा? ऐसा करने के लिए इसमें एक प्रोग्राम काउंटर पीसी होता है जो इंस्ट्रक्शंस के एड्रेसेस को होल्ड करके रखता है, यानी ये सीपीयू को बताएगा कि इसमें कौन सा इंस्ट्रक्शंस पहला था और कौन सा दूसरा है। उसी क्रम में सीपीयू उसको डिकोड करना स्टार्ट करेगा। तो हम बात करते हैं डिकोड की, जिसके बाद डिकोड की प्रोसेस स्टार्ट होती है। ऐसा करने के लिए ये इंस्ट्रक्शंस को एक विशेष सर्किट पर ले जाता है जिसे इंस्ट्रक्शंस डिकोडर कहते हैं। वहाँ पर इंस्ट्रक्शंस को सिग्नल में कन्वर्ट किया जाता है। उसके बाद उस सिग्नल को सीपीयू के डिफरेंट पार्ट में सेंड किया जाता है ताकि उन पर आगे की प्रोसेस कंप्लीट की जा सके। देन आफ्टर ये एग्जीक्यूट करता है। अंत में डिकोड हुए इंस्ट्रक्शंस को कंप्लीट करता है, जिसके बाद उसे आउटपुट के रूप में सीपीयू रजिस्टर में। तो हम आशा करते हैं इस वीडियो में आपको बहुत कुछ जानने को मिला होगा। आपको इस वीडियो में किसी भी जानकारी का अभाव लगता है या आपके पास इससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो कृपया नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं। आपके द्वारा दिए गए सजेशंस हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट हैं। थैंक यू।